प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत कुशल से हैं। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत कंटिन्यू क्लास जो चल रही थी उसी के अंतर्गत आज द्विघात समीकरण अध्याय 4 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो अध्याय 4 है उसमें द्विघात समीकरण का अध्ययन करेंगे। एक प्रकार से आज अपन इस अध्याय में आने वाली सभी महत्वपूर्ण बातों को पहले जान लेंगे, फिर इसके सवालों को हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अपन इस अध्याय में लगने वाले सभी सूत्र, नियम इत्यादि सभी छोटी छोटी सभी बातों को जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी जैसा नाम ही स्पष्ट है, द्वि यानी दो, घात अर्थात एक ऐसा समीकरण, एक चर वाला एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। चलिए देखें किस प्रकार से। जैसे हमने एक समीकरण लिख दिया 3x² प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण है, क्योंकि समीकरण में दो पक्ष होते हैं तो एक पक्ष ये हुआ और बराबर के इस पार दूसरा पक्ष ये हुआ, तो ये समीकरण है। इसमें चर राशि क्या है? x है ना, तो x की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो कैसा समीकरण कहला गया? द्विघात समीकरण। अगर ऐसा लिखा हो कि 2x² माइनस 3, तो इसमें भी चर राशि x है, तो x की अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण कहलाया। अगर ऐसा लिखा हो कि 5x² धन 2x फिर बराबर 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात 2 है। तो विद्यार्थी ये सब द्विघात समीकरण के रूप ही है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है अभी हम आप लोगों को नोट करा देंगे सभी बातें, है ना। पहले अपन थोड़ी सी उसके बारे में अपन जान जाएं। तो मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसका मानक रूप है या व्यापक रूप है। यहाँ ये a b और ये जो c ये क्या है? ये अचर राशियां हैं, यानी यहाँ पर ये संख्यात्मक राशि दी रहेंगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पहला स्थान ये है तो ये a कहलाया, x² का गुणांक a कहलाता है, और x का गुणांक जो है जैसे यहाँ पर तो ये 2 है, तो ये क्या कहलाया? b कहलाया। यानी x² का गुणांक a और x का गुणांक b, और जिसमें x नहीं है वो कौन सा कहलाएगा पद? वो कहलाएगा c। तो यहाँ चिन्ह सहित लेंगे तो c का मान क्या कहलाएगा? c का मान कहलाएगा ऋण 4। इस प्रकार से अपन को तुलना भी करनी पड़ती है। तो विद्यार्थियों इस अध्याय में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको हम पहले नोट करा दें, फिर उनको समझाते भी जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा सुविधाजनक होगा आपको, क्योंकि आप नोट्स भी तो बनाते हैं जो आपके लिए एग्जाम में काम में आती हैं, है ना विद्यार्थियों। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें अपन नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहाँ से ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा, और इन्हें आप समझ लेंगे तो यह अध्याय भी आप लोगों से बहुत अच्छे से बनने लगेगा, है ना विद्यार्थियों। तो पहला ये पॉइंट है कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, जो अपन उदाहरण के रूप में देख भी लिया है, वो मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हुआ मानक रूप, है ना, जिससे अपन को तुलना भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा इसको। आप एक चर, ये द्विघात समीकरण की परिभाषा जान लेते हैं एक्चुअली। तो एक चर वाला वह समीकरण, देखिए इस ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसमें एक ही चर है ना, x बस है ना, एक ही चर है ना। तो एक चर वाला वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर देखिए ये घात कितनी है? अधिकतम घात
2 हो। ठीक है, तो ऐसा जो समीकरण होगा वो कैसा समीकरण कहलाएगा? वो द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है। ये परिभाषा हुई, क्योंकि अध्याय पढ़ रहे हैं ना, द्विघात समीकरण वर्ग समीकरण, तो इसलिए इसकी परिभाषा तो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तीसरा पॉइंट देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं, तो किसी द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण में चर राशि के वे मान, यानी जो x जो है ना चर राशि, तो इसको हम जब इस समीकरण को हल करेंगे तो x का मान निकालेंगे। तो चर राशि के वे मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी चर राशि के वे मान, x के वे मान जो निकालेंगे हम, जो इसमें रख दें तो राइट हैंड साइड क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो संतुष्ट कराना कहला जाता है ये। तो किसी द्विघात समीकरण यानी वर्ग समीकरण में चर राशि के वे मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो दिए गए वर्ग समीकरण के वे मूल कहलाते हैं। तो ये काहे की परिभाषा हो गई? मूल की परिभाषा हो गई कि वर्ग समीकरण की मूल किसे कहते हैं, है ना? तो ध्यान रखिएगा। और फिर किसी द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? 2 मूल हो सकते हैं। आपने द्विघात बहुपद में भी पढ़ा ना, शून्यक पढ़े ना, तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते थे? 2। तो किसी द्विघात समीकरण में अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। इन्हें अल्फा व बीटा से दर्शाते हैं, आगे अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर वर्ग समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे निकलेंगे? वो धनात्मक रहेंगे कि वर्ग समीकरण के मूल समान रहेंगे कि ना निकलेंगे, अपरिमेय निकलेंगे, है ना? तो ये कैसे पता लगाएं? इसको पता लगाने के लिए होता है विविक्त कर, है ना? तो वर्ग समीकरण में मूलों की प्रकृति विविक्त कर से ज्ञात की जा सकती है। कैसे ज्ञात की जा सकती है? विविक्त कर से। ठीक है, तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? विविक्त कर को d से दर्शाते हैं। विविक्त कर d बराबर b² - 4ac। ये ध्यान रखिएगा, बहुत काम का सूत्र है। ठीक है, ये अपन को पहले ही पता चल जाता है इसकी सहायता से कि वर्ग समीकरण के मूल कैसे होंगे। जैसे वहां पर ना आपने पढ़ा ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तो वहां पर अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, वो स्थितियों से पता लगा लेते थे ना। तो इसी प्रकार ये विविक्त कर क्या बता देगा अपन को कि दिए गए वर्ग समीकरण के मूल एक्चुअली कैसे हैं, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, कितनी अच्छी बात है। तो वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति किसकी सहायता से ज्ञात की जा सकती है? विविक्त कर की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। अब देखें कैसे ज्ञात की जाएगी, है ना? उसके लिए कुछ सारणी, जैसे वहां सारणी बनवाए थे, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। और ये बात बता दे कि इस सारणी से 1 या 2 वस्तुनिष्ठ हर परीक्षा में आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला ये है कि यहाँ पर अपन ने कॉलम बना दिया, क्रमांक 1 2 3, यहाँ स्थिति लिख दिए। स्थिति यानी कि विविक्त कर का मान, ये जो डी का मान निकालेंगे वो किस प्रकार होगा और कैसा होगा, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, वो अपन ने यहाँ सारणी में लिखा। अब समझ लेते हैं सारणी को। तो यदि d का मान बड़ा है 0 से, d का मान बड़ा है 0 से, अर्थात ये जो b² - 4ac है, इसका अपन ने मान निकाला और मान निकालने के बाद ये 0 से बड़ा आ रहा है। 0 से बड़ा तात्पर्य, 0 से बड़ा से तात्पर्य यानी धनात्मक आ रहा है ना? यानी 1 2 3 4 0 से बड़ा, है ना? 0 से बड़ा 1/2 भी होगा, वो भी 0 से बड़ा है, भिन्नात्मक भले है, ठीक है ना? ऋण नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यदि d का मान 0 से बड़ा है अर्थात d धनात्मक है, तो उससे क्या पता चल जाएगा कि मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। वास्तविक होंगे यानी परिमेय एवं भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है? अब स्थिति 2 देख लेते हैं कि यदि d का मान, यानी ये जो इसको अपन कैलकुलेशन करके d का मान निकालेंगे, ये वाले d का मान यानी कि b² - 4ac का जो मान देखेंगे वो कितना आ जाए? 0 के बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, ना 0 से ज्यादा ना कम, 0 के बराबर, ठीक है? तो वैसी स्थिति में क्या होगा? मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर होंगे, मूल समान होंगे, एक समान होंगे। जैसे अल्फा का मान अगर 3 आ गया तो बीटा का मान भी 3 आएगा, ये मूल समान होंगे। अल्फा का मान 1/2 आया तो बीटा का मान भी 1/2 आएगा, यानी दोनों मूल समान होंगे। कब? जब d का मान 0 के बराबर है या b² - 4ac का मान
शून्य के बराबर है। ठीक है, अब स्थिति तीसरी, यदि d का मान शून्य से कम है, कम शून्य से कम है अर्थात क्या होगा, ऋणात्मक, यानी d का मान ऋणात्मक है, या ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से कम है, ये शून्य से कम है, लेस देन, छोटे है का चिन्ह है ये ना, तो छोटा है का चिन्ह है। अब तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे, ऐसी स्थिति मूल वास्तविक थे, इन दोनों स्थितियों में ध्यान दीजिए मूल वास्तविक थे, है ना, लेकिन मात्र ये स्थिति ऐसी है, इस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल काल्पनिक कहलाएंगे, अर्थात ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मूल अपरिमेय होंगे। तो विद्यार्थियों ये सारणी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलें कि यहाँ से वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। कुछ और बिंदु देखे लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। मूलों का योगफल कितना होता है, मूलों का योगफल यानी कि एक मूल अल्फा रहता है, दूसरा मूल बीटा, तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर ऋण b बटे a। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ठीक है, ये अपन कैसे होता है ये अपन निकालेंगे भी बाद में, आज अपन क्या परिचय कर रहे हैं चैप्टर का एक्चुअली। फिर वर्ग समीकरण बनाना, कब, यदि अल्फा व बीटा यानी कि जो मूल है वो दिए हों। वर्ग समीकरण बनाना यदि अल्फा और बीटा दिए हों, यानी कि मूलों का योगफल या गुणनफल दोनों दिए हों, तो वर्ग समीकरण कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए एक ट्रिक है, या ऐसा कहें कि एक सूत्र है। कौन सा है, एक्स स्क्वायर ऋण अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इस सूत्र में अल्फा और बीटा के मान, यहाँ अल्फा और बीटा के मान रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ग समीकरण। या कि अगर आपको पूरा दिया है कि शून्य को मूलों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये मूलों का योगफल ही तो है और ये क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो कैसा सूत्र बनेगा, एक्स स्क्वायर ऋण ये क्या कहलाया, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये सूत्र भी ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं ये इन सूत्रों पर आधारित। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस अध्याय से ऑब्जेक्टिव टाइप के अलावा एक 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और उस प्रश्न को हल कर पाने के लिए इन सभी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। आप ये भी ध्यान रखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा पूरे का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा पूरे की घात 3 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कोष्टक के अंदर अल्फा प्लस बीटा। ये इन पर आधारित प्रश्न आया करते हैं, पर एक्चुअली ये ज़्यादा कठिन है नहीं है, क्योंकि ये सर्व समीकरण से बने हुए रूप हैं। देखें कैसे, अगर आप लोगों ने पढ़ा ही है, पहले देख लिए हैं आपने कि a प्लस बी पूरे का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तो अब हम अगर इतने का मान निकालें, कितने का मान निकालें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालें, तो ये वाले पद का पक्षांतर हम यहाँ करेंगे, तो जब यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ये रहेगा, कितना रहेगा, a प्लस बी पूरा है उसके ऊपर घात 2 और ये वाला पद यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये देखिए, तो ये बन गया, ये वाले रूप का ये सूत्र बन गया, देख सकते हैं। a की जगह पर यहाँ पर अल्फा है और b की जगह पर बीटा है, तो ये जो सूत्र है इससे सर्व समीकरण से बना हुआ है। इसी प्रकार ये जो है ये a प्लस बी पूरे की घात 3 बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक के अंदर a प्लस b, इससे बना हुआ। ठीक है, हम इसका मान निकालेंगे अगर, तो इस पद को पूरा यहाँ से लाएंगे, यहाँ पर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी पूरे की घात 3, ये पूरा पद, इतना पूरा पद, ये यहाँ से हम पक्षांतर करके इस साइड ले जाएंगे, तो ये जो प्लस था ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा 3ab कोष्टक के अंदर a प्लस b। तो ये देखिए ये बन गया, a की जगह पर क्या है अल्फा और b की जगह पर बीटा, तो ये बन जाएगा।
तो ये दो सूत्र थे एक प्रकार से, पर एक्चुअली ये सर्वसमीकरण से बने हुए हैं। इसके बाद अब जानेंगे कि वर्ग समीकरण को या द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं और कैसे हैं वो क्रमशः जानेंगे, पर इसको पहले आप लोग फटाक से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब जाने लेते हैं कि वर्ग समीकरण को हल करने की आपके कोर्स में कौन कौन सी विधियां हैं। तो वर्ग समीकरण को हल करने की विधियां, पहला है गुणनखंड विधि। इसमें क्या किया करते हैं, मध्य पद को अपन बांटा करते हैं। जब अपन हल करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे, केवल अभी परिचय, ठीक है। फिर दूसरा है सूत्र विधि। इसको अपन एक प्रकार से श्रीधराचार्य विधि भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सूत्र दिया है वर्ग समीकरण को हल करने का वो किन्होंने दिया है, श्रीधराचार्य जी ने दिया है। तो इसलिए इस विधि को अपन एक प्रकार से श्रीधराचार्य विधि भी या सूत्र विधि भी कह सकते हैं। और तीसरी विधि कहलाई पूर्ण वर्ग विधि। तो क्रमशः देखेंगे, पहले हम ये जान लें कि सूत्र विधि से जब वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो सूत्र कौन सा होता है, तो वो सूत्र जाने लेते हैं। तो सूत्र ये है, आप लोग नोट कीजिएगा। सूत्र है x बराबर, ये x बराबर ऋण b धन ऋण, अच्छे से देखिएगा, अंडर रूट, ये अंडर रूट यानी वर्गमूल b स्क्वायर, वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूरे का बटे, कई लोग इतने में बटे लगा देते, वो नहीं, पूरे का बटे आना चाहिए। यहां से पूरे का बटे कितना, 2a। तो ये इकाई का सूत्र हो गया वर्ग समीकरण को हल करने के लिए सूत्र हुआ जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था, ठीक है। यानी श्रीधराचार्य जी का ये सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र भी आप इसको कह सकते हैं। ये वर्ग समीकरण को हल करने में बहुत ही उपयोगी है और बहुत आसानी से सूत्र से हल किए जा सकते हैं वर्ग समीकरण, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें जो अंदर ये लिखा रहता है ना, ध्यान दीजिए, काय का मान है, एक्चुअली ये डी का मान है, विविक्त कर का मान है, ठीक है ना। तो यहाँ से ए बी सी के मान आपको कहाँ से मिल जाएंगे, जैसे एक समीकरण दिया है 5x स्क्वायर ऋण 3x धन 2 बराबर 0। तो ये कहलाया पहला पद ए, क्योंकि अपन मानक रूप से तुलना करते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो पहला पद ये कहलाया। दूसरा पद ये b का मान, ये चिन्ह सहित लेंगे, ये b का मान ऋण 3 और c का मान कितना कहलाया 2। तो ये a b c के मान आपको ज्ञात रहेंगे, जिन्हें अपन यहाँ पर भर करके इसका कैलकुलेशन कर देंगे। तो एक बार धन चिन्ह लेना पड़ेगा, क्योंकि दो चिन्ह लगे यहाँ पर, तो एक बार धन चिन्ह लेना पड़ेगा, फिर एक बार ऋण चिन्ह लेना पड़ेगा। तो x के दो भिन्न भिन्न मान आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या कहलाएंगे, उसके मूल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, सूत्र विधि कहलाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सूत्र विधि का एक सवाल पहले देखे लेते हैं, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगी और इस विधि से आप कुछ सवाल और भी कीजिएगा, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये अपन पहला सवाल देख लेते हैं जो अपन सूत्र विधि से हल करेंगे। यहाँ पर पहले सवाल पढ़ लें। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 का, पहले ध्यान दीजिए, विविक्त कर ज्ञात करो। यानी पहले कहा जा रहा है विविक्त कर ज्ञात करें। विविक्त कर यानी d का मान, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ज्ञात कीजिए। फिर कहा जा रहा है तथा मूलों की प्रकृति बताइए कि मूल कैसे है उसकी, है ना। पढ़े है ना आपने, स्थितियां जानी है ना, मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं, बराबर हैं या अपरिमेय है, परिमेय, किस टाइप से मूल है ये बताइए। और फिर यहाँ पर कहा जा रहा है यदि वे वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात भी कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल को अपन देखते हैं कि सूत्र विधि से कैसे हल करेंगे, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे। आप एक साथ 2-3 बातें सीख सकते हैं इस सवाल से, ठीक है। तो यहाँ पहला, सबसे पहले अपन ये जो दिया गया है यहाँ लिख देंगे, दिया है, दिया क्या है आपके पास, वर्ग समीकरण दिया है, वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण क्या दिया है भाई, देखिए वर्ग समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी तुलना कर दें, है ना। वर्ग समीकरण ये दिया है, तो यहाँ लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर
तुलना करने पर, ठीक है ना। तो ये है क्या, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये क्या है, मानक रूप है ना। तो इससे अपन तुलना करते हैं सबसे पहले। तो इसको मतलब x² के सामने यहाँ क्या लिखा हुआ, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर तुलना कैसे करें। फिर से समझ लीजिए कि x² के सामने यहाँ क्या लिखा है a, यहाँ x² के सामने क्या लिखा है 3, तो a बराबर हो गया 3, तो यहाँ लिखेंगे अपन a बराबर 3। अब यहाँ x के सामने क्या लिखा है धन भी, लेकिन यहाँ x के सामने क्या लिखा है चिन्ह सहित ऋण 6, तो यानी क्या हो जाएगा, चिन्ह सहित लेंगे तो b बराबर हो जाएगा ऋण का 6। फिर c बराबर देखें तो c बराबर कितना 3, ठीक है। तो ये a b और ये c के मान आ गए। तो आप पहले क्या चेक करना है, लिखा है क्या ज्ञात करना, विविक्त कर। तो विविक्त कर का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे चूंकि विविक्त कर कैसे दर्शाते हैं अपन, डी से, डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ मान भरे अपन, तो b का मान कितना है ऋण 6, कोष्टक के अंदर लिखते हैं ऋण वाली संख्या। तो अब चूंकि b का मान ये लिखती है, अब बाहर ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ पर लगाया अपन ने स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4, a का मान कितना है देखिए 3, यहाँ पर लिख दिए 3। फिर a के मान भरने के बाद काय का मान भरेंगे c का, तो c का मान कितना है वो भी 3 है, वो भी लिख दिए यहाँ पर, ठीक है ना। आप इसको हल करें। अब ये ऋण 6 का वर्ग करें, यानी ऋण 6 गुणित ऋण 6 2 बार करना पड़ेगा। तो माइनस का माइनस में गुणा हुआ तो प्लस हो गया, झंझट खत्म। 6 का 6 में गुणा हुआ तो 36, यानी कितना आएगा 36 आएगा प्लस का, ठीक है ना। तो यहाँ 36 आया। फिर यहाँ बीच में अभी माइनस है लगा दीजिए। अब 4 का गुणा पहले वाले 3 में करें तो 4 तिया 12, फिर जो आया तो उसका 3 में गुणा करेंगे, यानी 12 का 3 में, तो 12 तिया 36। अब 36 में 36 गया तो कितना आ गया 0, तो d बराबर 0। सोचिए कौन सी स्थिति आ गई, यानी कि विविक्त कर का मान d का मान कितना है 0 है। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक लेकिन बराबर होंगे, समान होंगे, है ना। तो उसको अपन यहाँ लिखना पड़ेगा, लिखेंगे इसलिए मूल वास्तविक, इसलिए मूल वास्तविक एवं एक समान होंगे, ये समान होंगे, ये बराबर होंगे, जैसा लिख सकते हैं ना, मूल वास्तविक एवं एक समान, कोष्टक में आप लिख देंगे बराबर होंगे। विविक्त कर को ज्ञात किए, विविक्त कर का मान कितना है 0, और फिर मूलों की प्रकृति बताइए, तो मूलों की अपन ने प्रकृति भी बता दी। अब इतना प्रश्न और बचा कि अगर मूल वास्तविक हैं, ठीक है, तो उनको ज्ञात भी करें। तो ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताते हैं, क्योंकि थोड़ी लिखना पड़ेगा ना, तो यह नीचे लिखने में कुछ समस्या जाती है, इसलिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। और हाँ, ये नहीं लिखना, ये तो अपन ने समझाए थे साइड में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी अपन ने देख लिया कि मूल कैसे हैं, इसके वास्तविक हैं और बराबर हैं। तो अब उनको कैसे ज्ञात करें, सूत्र विधि से, वो भी कैसे ज्ञात करना, सूत्र विधि से। तो यहाँ आपने इतना तो तुलना कर ही लिए थे, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र, चूंकि सूत्र क्या था, x बराबर ऋण b, फिर प्लस और माइनस दोनों लगाना है, फिर अंडर रूट b² माइनस 4ac और पूरे का बटे 2a, पूरे का बटे लगाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान भरे, तो यहाँ मान भरे ले रहे हैं, तो इसलिए x बराबर ऋण, ये अपन ने लगाया ऋण, ये वाला सूत्र का ऋण है। अब b का मान देखते हैं, तो b का मान फिर ऋण में है, तो 2 बार ऐसे ऋण लगाएंगे तो गड़बड़ होगा ना, तो इसलिए अपन को कोष्टक में लगाना पड़ेगा अपन, ठीक है। तो b का मान लिख दिए ऋण 6, ये b का मान हो गया, और ये वाला माइनस सूत्र का था। अब क्या लिखे, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस लगा दीजिए, फिर अंडर रूट, फिर b का मान भरना है, तो कोष्टक में लगा दें अपन, क्योंकि ऋणात्मक है, यानी ऋण 6, फिर वर्ग है, तो ये वर्ग लिख दिए, फिर -4, फिर a का मान आएगा, तो a का मान है 3 और c का मान भी है 3, ये वाले c का, ठीक है। अब ये पूरे का बट्टे अपन ने किया, फिर 2 लिखा है नीचे ना, ये 2 लिखे, फिर a का मान कितना है 3, ये लिख दिए 3। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं आगे, तो x बराबर, ये माइनस का गुणा माइनस में हुआ तो प्लस का हो गया 6, और धन ऋण लगा दीजिए आप।
अब इसको हल करें। वैसे एक बात बताएं कि आपने इसको अभी हल ही कर ही लिया है ना, जब d का मान ज्ञात करे थे तो इतने का पूरे का मान आप चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि b² - 4ac का मान निकाला आपने, अब भी निकाला ना पहले, है ना, तो शून्य निकला था, तो इसलिए इस पूरे का मान यहाँ शून्य भी हम डायरेक्ट लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, सूत्र विधि से वर्ग समीकरण को कैसे हल किया जाए, तो इसलिए पूरी स्टेप बताने का प्रयास करते हैं। अब भी पूरा कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इसको हल कर लें तो ऋण 6 का वर्ग करेंगे तो 36 ही आएगा, और 4 तिया 12 तिया 36, ये 36 आ गया, और बटे में 3 × 2 यानी 3 दूनी 6 ये आया। आगे और हल करें, थोड़ी सी स्टेप और बची, x बराबर 6, ये प्लस माइनस लगाए। अब 36 में 36 गया तो क्या आ गया, शून्य आया ना यहाँ शून्य। अब लेकिन शून्य के ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ है ये, तो यहाँ पर वर्गमूल यानी शून्य का वर्गमूल निकालेंगे तो शून्य ही आएगा। ध्यान दीजिए ये सवाल इजी हो गया क्योंकि 0 आया था। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे कोई भी संख्या आ जाती, जैसे 16 आ गया ये, ठीक है, तो हमको इसका वर्गमूल निकालना पड़ता 4, तो यानी अगली स्टेप पे 4 आगे हल होता, ठीक है। यानी जो भी यहाँ आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। लेकिन कुछ ऐसी संख्या आती है जैसे 8 आ गया, अब 8 पूर्ण वर्ग तो है नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 8 के गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, इस टाइप से। अब 8 को जब आपने लिखा 2 × 2 × 2, अब रूट लगा हुआ पूरे में, तो इस 2 का जोड़ा बन गया तो 2 √ 2, यानी √8 को आप इस रूप में बना करके लिखेंगे, आया तो तब लिखिएगा, है ना। अभी हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं, ठीक है। अभी तो हमारा सवाल बहुत ईजी है, ठीक है, तो ये सब ऐसी कुछ बातें हैं ही नहीं है, तो इनको हम मिटा दें इस टाइप से। तो यहाँ 36 में 36 गया तो 0, तो 0 का वर्गमूल आ गया 0, तो यहाँ पर अपन ने लिख दिया 0 और बटे में लिखा है 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह, दो अलग अलग चिन्ह है ना, तो इसके नीचे थोड़ी करना है अपन को हल, लेकिन स्पेस ना होने के कारण मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले 2 चिन्ह है ना, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले कि धन चिन्ह लेने पर, ठीक है। वैसे विद्यार्थी यहाँ पर चूंकि 0 है तो 0 को जोड़ो या घटाओ 6 ही आएगा, तो 6 में 6 का भाग देंगे तो 1, यानी x बराबर 1 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पूरी विधि एक फॉर्मेट की तरह बताना चाह रहे हैं, जिससे आपको अन्य सवाल भी बिल्कुल सेम इसी मेथड का फॉलो करते जाएं और हल करते बन जाए, ठीक है। तो इसलिए पूरा बता रहे हैं। तो धन चिन्ह लेने पर तो लिखेंगे x बराबर, यहाँ पर 2 चिन्ह है ना धन का, तो पहले धन वाला लीजिए ऊपर वाला चिन्ह, तो x बराबर 6, 6 के बाद धन चिन्ह, 6 के बाद धन चिन्ह प्लस 0 ये, और बटे में कितना है 6, तो ये लिख दिए। अब इसको अपन हल करेंगे तो कितना आएगा, 6 में शून्य जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा ना, तो 6/6, तो 6/6 यानी 6 एकम 6, यानी x बराबर 1। तो ये एक मूल आ गया उसका, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि अल्फा आ गया, अल्फा बराबर 1 आ गया पहला मूल। अब दूसरा ऋण चिन्ह लेने पर देखेंगे, इसके बाद ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो x बराबर ये 6 लिखे अपन ने, ये 6, फिर माइनस लगाए, फिर 6 के बाद ये माइनस, क्योंकि ऋण चिन्ह ले रहे हैं, 2 चिन्ह थे ना, तो ये वाला ले रहे हैं 6 ऋण 0, तो 0 बटे में 6। अब 6 में से शून्य घटाएंगे तो 6 ही आएगा, बटे में 6 है तो कट करके 1 आया, यानी इस स्थिति में भी x बराबर 1। आपने क्या निकाला था शुरू में कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, x बराबर 1 यहाँ भी आ गया, x बराबर 1 यहाँ भी आ गया, यानी अल्फा बराबर 1 आया और बीटा बराबर भी 1 आया, यानी मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर। कितनी अच्छी बात है विव्यक्त करके कि जो अपन ने हल करके अभी निकाला उसकी जानकारी अपन को शुरू में मिल गई, है ना। तो विद्यार्थियों ये अपन कह सकते हैं, या इसके बाद लिखेंगे अतः मूल 1 एवं 1 है ना, यानी 2 मूल निकले, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर भी हुआ, ठीक है।
तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आपको आज की विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के वीडियो कंटिन्यू मिलते रहें। और लाइक भी कीजिएगा, जिससे हमें ये भी तो लगे कि हमारे विद्यार्थी कितना पसंद कर रहे हैं, कितने समर्पित हैं अपनी पढ़ाई के प्रति। और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। और हाँ, उन दोस्तों के लिए जहाँ जानकारी नहीं पहुँच पा रही है तो शेयर भी कीजिएगा, जिससे वो भी पढ़ सकें। आखिर आपके ही तो दोस्त हैं। तो विद्यार्थियों, साथ पढ़ेंगे साथ पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई विषय वस्तु के साथ। अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे? वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं और पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं। विद्यार्थियों, मिस नहीं कीजिएगा कक्षा, है ना? कंटिन्यू रहिएगा, तभी तो सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो विद्यार्थियों, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।